स्वागत है आपका प्रतिभा क्लासेस में। आज एक वीडियो बना, उसमें हमने जाना पेशोला की प्रतिध्वनि काव्य की व्याख्या को ठीक प्रकार से समझा और जाना। पहले वीडियो में मैंने प्रथम 2 पदों की व्याख्या की है और अब इस वीडियो में हम 3, 4 और 5 लगभग 3 या 4 पदों को समेटने का प्रयास करेंगे। पंक्तियां हैं। फिर भी पुकारसी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। यहाँ लेखक ने बताया है कि जो मेवाड़ अंचल है, अब उसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पुरुष तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यों को कौन आगे बढ़ाएगा, या इस राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था उस भार को अब कौन अपने हाथों में लेगा। दुर्बलता इस अस्थिमांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। और लेखक ने बताया है कि हमारा जो शरीर है वो कैसा है, दुर्बल तो है, अस्थि और मांस का बना हुआ, लेकिन लोहे की कठोरता इसको कौन पद प्रदान करेगा, अर्थात कि ऐसा वज्र रूप से शरीर जो कह सकते हैं कि जिसका आत्मविश्वास प्रबल हो, वो बड़े से बड़े युद्ध को भी, चाहे वो कितना ही शारीरिक तौर पर कमजोर हो, लेकिन उन युद्धों को लड़ सकता है जिसका आत्मविश्वास और मनोबल प्रबल हो। अर्थात कि लेखक ने उन्हीं भावों को यहाँ बताया है कि दुर्बल शरीर को लेकर भी लोहे की कठोरता कौन उसमें उत्पन्न करेगा, और अपने शरीर को किस प्रकार से पत्थर पर परख कर प्रलय लाने वाले उल्काखंड के ज्ञान पर कौन चढ़ाएगा। अर्थात कि प्रयोलाल्क खंड के निकष पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। अर्थात कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो दृढ़ प्रतिज्ञित होकर और हमारे स्वतंत्रता के जो संग्राम चल रहा था उसके बिखरे हुए अवयवों को समेट कर एक समूह के रूप में एकत्रित करेगा, अर्थात कि आने वाली जनता को जागृत करेगा और एक फिर से जो कह सकते हैं वीरत्व की या हमारी राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने पर जो हमारे वीर धीर पुरुष थे उनके मुख पर जिस प्रकार की एक हंसी होती थी, एक मुस्कुराहट होती थी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी, इस प्रकार से कौन वीर पुरुष होगा जो इस प्रकार का अट्टहास करने का प्रयास करेगा। अर्थात कि कवि कहना चाहते हैं कि इस मातृभूमि को दुखी, उदासीन, पराधीन बनाने के लिए जिन देशद्रोही राक्षसों के समान तुच्छ वृत्ति वाले अत्याचारियों ने अनेक बार हमारी धरती पर क्या किए हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे युद्धों को लड़ा और फिर भी वे क्या हुए, परास्त हुए हैं। इस प्रकार का मनोबल अब किस पीढ़ी में है या किस व्यक्ति में है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आगे आएगा और इस प्रकार के प्रयासों को करेगा। नेक्स्ट अपना चौथा पद है, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। अब यहाँ पर लेखक ने कहने का प्रयास किया है जीवित तो हम सभी हैं, लेकिन उस राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके मन में इस प्रकार की जीवंतता है, अर्थात कि इस भार को अब कौन उठाएगा, कौन ऐसा है जो नेतृत्व करने की क्षमता के साथ में आगे आएगा। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। अब लेखक बता रहे हैं कि अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी छाती को फुलाकर अर्थात कि वीरत्व की भावना के साथ में आगे आएगा और ये मेवाड़ का जो राष्ट्रीयता के लिए नेतृत्व करना है, ऐसा नेतृत्व का प्रयास अब कौन करेगा। अरावली शंगसा समुन्नत सिर किसका। अब मेवाड़ अंचल में क्या है, अरावली की पर्वत श्रृंखला है और वे कैसी है, बहुत ऊंची ऊंची है, जैसे कि अपने अभिमान के साथ, अपने गर्व के साथ खड़ी हुई हो। इसी प्रकार से लेखक ने बताया है कि अरावली की श्रृंगसा अर्थात कि अरावली पर्वतमाला के समान, समुन्नत अर्थात कि ऊंचा सिर की वे कौन है, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। और लेखक ने वहाँ उस समय कि जनता को संबोधित करके काव्य पाठ लिखा है, तो बताया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मेवाड़ वंश के बाद
आगे आए और इस प्रकार की नेतृत्व करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो। नेक्स्ट पद है आह यह आह इस खेवा की कौन थमता है पतवार ऐसे अंध में अंधकार पारावार गहन नियति सा। आह इस खेवा की, अब ये क्या यहाँ संबोधित किया है कि मेवाड़ अंचल एक नाव के समान बताया, उसको नाव की संज्ञा दी है कि इस मेवाड़ अंचल की खेया को, नाव को कौन जो है वो गति प्रदान करेगा, या इस नाव का जो पतवार है वो कौन अपने हाथों में संभालेगा। क्योंकि चारों ओर कैसा लग रहा है, अंधकार दिख रहा है, चारों ओर दूर दूर तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति या नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें विद्यमान हो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। जातिवाद, भ्रष्टाचार, न जो कह सकते हैं कि नारी शिक्षा का विरोध, अनेक सारी भावनाएं लोगों के मन में व्याप्त थी और देशद्रोहिता तो थी ही सही। इसीलिए लेखक ने यहाँ इन भावों को बताया है। उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन शुद्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। लेखक ने कहा है कि चारों ओर समस्याओं रूपी अंधकार विद्यमान है। ऐसा कौन है जो ज्योति रेखा अर्थात कि राष्ट्रीयता की ज्योति को प्रज्वलित करे और उज्ज्वलता के अभाव में भी भयभीत नहीं हो, घबराए नहीं। वो क्या करे, ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो अर्थात कि ज्योति रेखा के अभाव में भी भयभीत न होकर बिना घबराए स्वयं को अडिग बनाए रखे, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार के जो समस्याओं से घिरा जो समय था उस समय में भी नेतृत्व करने के लिए आगे आए और मेवाड़ के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में संभाल ले। अंतिम पद है आज भी पेशोला के तरल जल मंडल में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। और लेखक ने बताया है कि मेवाड़ की दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए कवि कहते हैं कि इस पवित्र ओजस्वी भूमि को समय रूपी जो कह सकते हैं कि काल चक्र उसने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसा कौन है जो कि अब मेवाड़ की इस बागडोर को अपने हाथों में संभाले। गूंजता विकल किंतु वह ध्वनि कहाँ है। और लेखक ने आगे बताया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वतंत्रता रूपी इस जल प्रलय जो चारों ओर लग रहा है उसमें हमारे मेवाड़ की रक्षा कर सके। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़ किंतु आज ध्वनि उत्पन्न कहाँ। जिसकी गौरव गाथाओं को पूरा इतिहास गाता है, जिसकी गौरव गाथाओं का गुणगान करते हम थकते नहीं, ऐसे गौरवमयी मेवाड़ जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर ओजस्वी पुरुषों का जन्म हुआ और अनेक प्रकार के युद्धों को उन्होंने जीता, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे निर्णयों को उन्होंने लिया, लेकिन आज ऐसी प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का साहस किसमें, अर्थात कि उनके समान नेतृत्व करने का साहस किसमें है। इसी प्रकार के प्रश्न चिन्हों के साथ में लेखक ने अपनी बात को पूर्ण किया है। लेखक यहाँ एक ओजस्वी कविता के माध्यम से उस समय की जो जनता थी उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आई होगी। यदि व्याख्या अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।